हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू एमएस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 के लिए आधुनिक भारत की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। यह जो सीरीज़ है ये आपके सिर्फ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि जो 2020 या 2021 में एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया, और आज इसका हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है मॉडर्न इंडिया का 1857 की क्रांति, है ना। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस तो करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम स्टार्टिंग के कुछ समय में कुछ जो 1857 की क्रांति का एक कंक्लूज़न है, एक जो सारांश है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम के पहले जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एक वीडियो में आपका सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक है ना, तो यही हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 3 जो रिलेटेड है 1857 की क्रांति से। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में क्या हुआ था, पलाशी का युद्ध लड़ा गया था, है ना, 1757 ईस्वी में। और पलासी के युद्ध के बाद इसी तरह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हमने सारी डिटेल डिस्कस की है पलासी के और बक्सर के युद्ध के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार यदि आप देखेंगे तो आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है सन 1765 ईस्वी में। और इस ट्रीटी के बाद जो बंगाल वाला रीजन था वो पूरा किसके कंट्रोल में आ जाता है, बंगाल वाला रीजन, या हम बोल सकते हैं इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला क्षेत्र है ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ते जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल क्षेत्र, बॉम्बे क्षेत्र, बॉम्बे के बाद पंजाब क्षेत्र, है ना, मद्रास क्षेत्र, इन सभी एरियाओं को धीरे 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 अपने कंट्रोल में लेने लगती है। और जब कंट्रोल में लेती है तो कुछ ऐसे नियम कानून ये हमारे देश में लागू करते हैं जिससे हमारे देश की जनता में इनके प्रति क्या होता है, असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। धीरे 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 इनके प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा इनके कई सारे नियम कानून ऐसे होते हैं जो भारतीयों के धर्म के अगेंस्ट होते हैं, है ना। तो इसके कारण भी क्या होता है, कई सारे विद्रोह देश में स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी हम इस टॉपिक में अंदर पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से विद्रोह होते हैं। और जब ऐसे कई सारे विद्रोह देश में होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट भारत के लोगों में एक तरह से क्या होता है, असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। और जिसको चिंगारी मिलती है 1857 में जो तात्कालिक कारण थे उससे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उस क्रांति के कारण क्या थे, है ना। क्योंकि कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती है, उसके पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ऐसे क्या क्या कारण थे जो क्या करती है, 1857 ईस्वी में एक चिंगारी के रूप में उठती है और जिसे स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन भी लंबे समय तक कहा गया है। ठीक है ना। सो ये पॉइंट हम देख लेते हैं पहले कि कारण क्या थे, उसके बाद हम देखेंगे कि तात्कालिक कारण क्या थे जिसके कारण 1857 की क्रांति इतने बड़े स्तर पर होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण जो थे इसमें हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था सामाजिक व धार्मिक कारण।
इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे कुछ सैन्य रीजन भी थे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद सैन्य रीजन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे तात्कालिक कारण इस क्रांति के क्या थे। तो राजनीतिक कारण के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे जल्दी से कि राजनीतिक कारण में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण था वो था हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हड़प नीति में क्या होता था? हड़प नीति में ये कहा गया था कि यदि कोई भी भारतीय राजा, यदि उसकी अपनी खुद की संतान नहीं है ना, मतलब प्राकृतिक संतान नहीं है, तो उत्तराधिकारी जो है वो, मतलब राजा के बाद जो उसके बेटे राजा बनते थे ऑब्वियसली, और यदि किसी भी राजा की प्राकृतिक संतान नहीं है तो वो दत्तक पुत्र लेकर या गोद लेकर किसी भी पुत्र को यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, और उस राजा के साम्राज्य को क्या कर लिया जाएगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाएगा। ये बात कही गई थी हड़प नीति की, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इस नीति के कारण क्या हो रहा था? कई सारे जो इंडियन किंगडम्स थे, कई सारे जो भारतीय राज्य थे, उन राजाओं के राज्य को क्या कर लिया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया गया था। तो ये सबसे बड़ा राजाओं में असंतोष का कारण बना हुआ था। इसी तरह एक और नीति यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, वो थी सहायक संधि की नीति। और इस सहायक संधि की नीति को 1799 में स्टार्ट किया गया था। और इस नीति में क्या होता था? जो भारतीय राजा होते थे उनको कुछ ब्रिटिश सेना अपने एम्पायर में रखनी होती थी, और उस ब्रिटिश सेना की सारी जितने भी खर्च पानी है, खाना पीना, सारी व्यवस्था किसको करनी होती थी? भारतीय राजाओं को करनी होती थी, है ना। और यदि कोई भी राजा इनकी बातों को नहीं फॉलो करता था तो इसके बाद क्या होता था? सहायक संधि के अंतर्गत भी उस राजा के राज्य को क्या कर लिया जाता था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाता था। तो ये दो राजनीतिक कारण थे जो धीरे धीरे जो भारतीय राजा थे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे थे। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि राजनीतिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, जिसने भारतीय राजाओं के मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक चिंगारी उत्पन्न कर दी थी। इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण मतलब कौन कौन से आर्थिक कारण से? सबसे पहला तो ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा भारत में हैवी टैक्स लगाए जाते थे, भारी कर लगाए जाते थे, और इसी के कारण क्या होता था? प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने के बाद भी भारतीयों से टैक्स वसूला जाता था, जिससे धीरे धीरे क्या होता था? ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर उधार हो चुका था भारतीय किसानों के ऊपर, और ये कर्ज में डूबते जा रहे थे। इनकी ज़मीन धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पास जाती जा रही थी। तो ये एक आर्थिक कारण था। और इसी तरह जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति के कारण मार्केट में जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आके बिकते थे ब्रिटेन से, वो क्वालिटी में इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे उनसे बेटर होते थे, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा था? इंडिया का जो कह सकते हैं हम लोग इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी, ठीक है। तो ये भी आप आर्थिक कारण यहाँ पे याद रखेंगे। साथ ही एक और पॉलिसी जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, एक और सिद्धांत, वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या आप लोग याद रखेंगे? यहाँ पे ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत में ये बताया गया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे देश से जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारे देश की जो मनी है, हमारे देश का जो पैसा है, जो वेल्थ है, उसे वो अपने देश में लेके जा रहे हैं। इंडिया से जो वेल्थ है इसको वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं? ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। ये बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें। तो ये भी एक आर्थिक कारण था 1857 की क्रांति का। इसी तरह सामाजिक कारण व धार्मिक कारण भी थे 1857 की क्रांति के लिए। तो देख लो जरा कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक कारण थे। 1850 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल लेके आई थी, और इस रूल में उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय किसान, वही भारतीय किसान जो कि क्रिश्चियन धर्म को मानना स्टार्ट करेंगे, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेंगे, उनमें हेरिडेटरी सिस्टम चलेगा, या ज़मीन जो है ज़मीन के लिए वंशानुगत सिस्टम चलेगा। मतलब बेटे जो हैं अपने पिता की ज़मीन ले सकेंगे, बट उनके लिए क्या करना होगा? उन्हें
उसके लिए उन्हें क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना होगा। मतलब उत्तराधिकार के कानूनों में बदलाव कर दिया गया था 1850 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसी तरह भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा था। ठीक है, तो भारतीयों में यह असंतोष था कि कहीं जो हमारा धर्म है उसे ये परिवर्तित करके हमें भी क्रिश्चियन ना बना दें। ठीक है, और इसी तरह एक और कारण था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, तो भारतीय इससे भी असंतुष्ट थे, इससे भी वो उनके मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे ये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। डायरेक्ट किसी भी कारण से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक कारण 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था। सो आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। इसमें नेक्स्ट जो कारण आता है वो है आपका सैन्य कारण, है ना। ये कारण क्या था, सैनिक वाला कारण क्या था, तो सैनिकों के साथ भी मतभेद किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑब्वियसली किन किन सैनिकों के बीच में, जो इंडियन सैनिक होते थे उसके अलावा जो ब्रिटिशर सैनिक होते थे, इन दोनों के बीच में भारी मतभेद होता था। कैसे मतभेद होता था, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि अंग्रेजी सेना में लगभग 87% या आप बोल सकते हैं मोर देन 80% जो थे वो भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिक इतने ज़्यादा होने के बाद भी एक ही रैंक के भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों में मतभेद किया जाता था। मतलब यदि एक ही पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल के लिए कांस्टेबल की पोस्ट है एक भारतीय सैनिक के पास, या एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि कांस्टेबल के बराबर की कोई पोस्ट भारतीय के पास है और यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स के पास भी वही पोस्ट है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता था। कैसे, उनकी वेतन कम होता था भारतीयों का कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, उनका वेतन कम होता था, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, भारतीयों को पदोन्नति नहीं दी जाती थी। और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये होता था फ्रेंड्स कि जो सूबेदार से बड़ी पोस्ट है उस पर तो कभी भारतीयों को नियुक्त ही नहीं किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो क्या बन सकते थे, वो सूबेदार बन सकते थे, बस उससे बड़ी पोस्ट पे कभी उनको नियुक्त ही नहीं किया जाता था। ठीक है ना, तो इस तरह से भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसके द्वारा, ऑब्वियसली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा। तो ये भी एक कारण था। और इसमें सबसे बड़ा चिंगारी देने वाला कारण ये था कि लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, क्वेश्चन अभी हमने शामिल किया है, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, सो लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून लागू किया था। उस कानून के अनुसार क्या था फ्रेंड्स कि भारतीयों को, जो भारतीय सैनिक है उनको देश के बाहर जाकर भी अब सेवा देना पड़ेगा, ये कहा गया था उस कानून में। अभी तक तो भारतीय क्या करते थे, अपने देश में ही ब्रिटिशर्स के अंदर क्या करते थे, सेवा देते थे, बट अब उन्हें क्या करना था, हमारे देश से बाहर भी जाकर किसी दूसरी कंट्री में जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वहां पे जाके भी सेवा देना होता था। और उस समय पे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये माना जाता था, या उस समय पे ये प्रचलन में था भारतीयों के लिए, ठीक है ना, हिंदू धर्म के साथ साथ भारतीयों के लिए भी ये प्रचलन में था कि देश से बाहर जाना एक तरह से वो इसको क्या मानते थे, अधर्म मानते थे। मतलब वो कभी भी देश से बाहर समुद्र को पार करके नहीं जाना चाहते थे। और यहाँ पे जो कानून था उसके अनुसार उन्हें देश से बाहर जाने पे मजबूर किया जा रहा था। तो ये भी एक कारण था भारतीय सैनिकों में असंतोष का। और वो चिंगारी के रूप में हमें कब देखने के लिए मिलता है, 1857 की क्रांति में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तात्कालिक कारण था कि ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे हो रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ राजा महाराजा उस समय के जो होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान थे। यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमिक कारण था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था, तो किसान जो होते थे वो इनसे परेशान थे। किसानों के द्वारा कई सारे विद्रोह छोटे मोटे लेवल पे किए गए थे, है ना,
जैसे इसके अलावा जो आदिवासी ग्रुप के लोग थे उनके जंगलों से उनका अधिकार छीन लिया जा रहा था, तो उसके कारण जो रिवोल्ट थे, आदिवासियों के द्वारा भी रिवोल्ट किए जा रहे थे, बट ये अपने अपने लेवल पे हो रहे थे और इन सब को एक साथ किया था, इन सब को चिंगारी मिली थी 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था उसमें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखेंगे तात्कालिक कारण की यदि बात की जाए तो 1857 की क्रांति के पहले यहाँ पे जो सैनिक हुआ करते थे, स्पेशली भारतीय सैनिक, उनको यह खबर मिली थी कि उस समय पे जो राइफल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब उस समय पे जो बंदूक वगैरह यूज़ होती थी, है ना, सैनिकों के लिए, उसमें क्या किया जा रहा है, गाय के मांस के साथ साथ पिग के मांस का भी यूज़ किया जा रहा है। गाय का मांस और पिग का मांस। और गाय के मांस की बात की जाए तो हिंदू रिलीजन के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं अधार्मिक चीज़ हो सकती है या धर्म के प्रतिकूल चीज़ हो सकती है, और जो पिग का मांस था वो तो दोनों के लिए ही, हिंदू रिलीजन के साथ साथ मुस्लिम रिलीजन के लोगों के लिए भी धर्म के प्रतिकूल बात थी। तो ये तात्कालिक कारण था। जैसे ही ये बात पता चलती है तो दोनों हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो इस चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करने से मना कर देते हैं। और जैसे ही मना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक कह सकते हैं बहुत ही बहादुर सैनिक थे, जो बिलोंग करते थे बैरकपुर की सैनिक छावनी से। 1857 में 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर की सैनिक छावनी से क्या किया, इस चर्बी वाले कारतूस के उपयोग को मना करने के लिए इसका विद्रोह कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कर दिया कि हम ऐसे कारतूसों का यूज नहीं करेंगे। बट क्या होता है कि इस विद्रोह को दबा दिया जाता है ना। वहीं पे क्या किया जाता है, बैरकपुर में छोटे लेवल पे होता है, तो इस विद्रोह के सैनिकों के इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। और यहाँ पे जो सैनिक इस बात का विद्रोह कर रहे थे उन्हें 5-5 साल के लिए कारावास की सजा दे दी जाती है। बट उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद, हम अभी आगे डेट पे भी देखेंगे कि मंगल पांडे को तो फांसी भी दे दी जाती है ना, इन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। बट धीरे से कुछ समय के बाद क्या होता है, मेरठ की जो सैनिक छावनी होती है यहाँ पे ये विद्रोह स्टार्ट होता है। और जैसे ही यहाँ पे ये विद्रोह स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी लगभग 80-90 सैनिकों के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया जाता है। और जब मना कर दिया जाता है तो भारतीयों के द्वारा उन्हें भी पनिशमेंट दे दी जाती है और लगभग 9 साल का कारावास उन्हें दे दिया जाता है, जो इस कानून को मानने से इनकार करते हैं या इन राइफल्स के यूज़ करने से मना करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मेरठ में सजा दी जाती है सैनिकों को, तो मेरठ के बाद या मेरठ से ही बड़े स्तर पर इस क्रांति की शुरुआत होती है। आप लोग याद रखेंगे कि मेरठ से ही इस क्रांति की शुरुआत बड़े स्तर पर होती है। और उसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये क्या करते हैं, 1 और 2 दिन में ही मेरठ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर ये दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और दिल्ली को कब्जे में लेकर सबसे पहले जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मुगल का उस समय पे सैनिक शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, उसे दिल्ली का प्रमुख अपॉइंट कर देते हैं या फिर 1857 की क्रांति का उन्हें लीडर अपॉइंट कर देते हैं। और इस प्रकार से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में क्रांति होती है, उसके बाद ये कुछ समय तक चलती है, बट कई सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिससे इस क्रांति को सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है, सो ये पूरा बैकग्राउंड था 1857 की क्रांति का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इसके जो नेक्स्ट पॉइंट थे वो यहाँ पे हम एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड समझ में आ जाए। और 1857 की क्रांति के जो नेक्स्ट पॉइंट थे, जब क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी 10 मई के बाद से, वो भी यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। स्पीड से हम इन्हें कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हमने आपको बताया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो
1857 की क्रांति के समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है इसे डिक्रीज कर दिया जाता है और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वायसराय हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का कानून लाया जाता है उसके द्वारा। तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, पहले वायसराय भी बन जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे यदि पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, सो याद रखेंगे जो पहले गवर्नर थे 1857 की क्रांति के समय पे लॉर्ड कैनिंग, वही फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से वायसराय कहलाने लग जाते हैं। सो मीन्स लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बनेंगे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, अभी हमने डिस्कस किया कि राइफल्स में जो चर्बी लगे कारतूस थे उनका उपयोग किया जाता था, काऊ एंड पिग के मीट का यूज़ किया जाता था। तो ये याद रखेंगे तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। मंगल पांडे के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने 29 मार्च को क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। ये सैनिकों के किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है ना। सो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये बिलोंग करते थे 34th रेजिमेंट से, 34वें ग्रुप से, 34वें रेजिमेंट से, है ना, मंगल पांडे। और यही पहले थे जिन्हें 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति में किससे फांसी दी गई थी, है ना। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो बहादुर शाह जफर थे, ऑब्वियसली हमने आपको बताया था कि मेरठ से जो सैनिक थे वो दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आकर उन्होंने मुगल जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको किंग अपॉइंट कर दिया था या उनको इस क्रांति का लीडर अपॉइंट कर दिया गया था। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, इस क्रांति को दबाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और उन्हें इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि उन्हें कहाँ भेजा जाता है। सो आंसर यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बहादुर शाह जफर जो इस क्रांति का लीडर अपॉइंट किए गए थे, इस क्रांति के लीडर अपॉइंट किए गए थे, उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, तात्या टोपे। ठीक है, जो नाना साहब के साथ उन्होंने शुरुआत में युद्ध किया था, मतलब नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। क्वीन जो लक्ष्मीबाई थी, जो कि झांसी की रानी थी, जो झांसी के हमारे किंग थे गंगाधर राव, उनकी विधवा थी, है ना। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया पुत्र होता है, उसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण क्या किया जाता है, बोले इसे दत्तक पुत्र को बोले हम राजा नहीं बनने देंगे। और डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत लक्ष्मीबाई का जो राज्य था उसे भी ब्रिटिश अपनी शक्ति अपने एम्पायर में शामिल कर लेते हैं। तो इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई भी, जो कि झांसी से बिलोंग करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्या करती है, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करती है। तो बाद में तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। बट इनका एक्चुअल नाम क्या था ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तात्या टोपे का एक्चुअल नाम क्या था, तो इनका एक्चुअल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, बट बाद में इन्हें भी क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा 18 अप्रैल 1859 को मार दिया गया था। पहले रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, उसके बाद जंगलों में तात्या टोपे को मार दिया जाता है। तो आप डेट याद रखेंगे 18 अप्रैल 1859। ठीक है, तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की कब मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुई थी 17 जून 1857 को। दोनों की डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है। रानी लक्ष्मीबाई की कब हुई थी,
17 जून 58 को, 57 नहीं 1858 को। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑब्वियसली झांसी से बिलोंग करती थी। झांसी में इनके जो कह सकते हैं राजा थे वो कौन थे? गंगाधर राव थे, है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनकी कोई प्राकृतिक संतान ना होने के कारण हड़प नीति के माध्यम से इनके राज्य को भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था ये संघर्ष सभ्य और असभ्य लोगों के मध्य है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। होम्स नामक जो एक थे, उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि ये जो संघर्ष है बोले ये सभ्य और असभ्य लोगों के मध्य हुआ है। होम्स ने कहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के पहले हुए मोपला विद्रोह का संबंध किस स्थान से था? मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह है, तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि जो मोपला विद्रोह हुआ था वो भारत के किस स्थान में हुआ था। तो भारत का जो मालाबार कोस्ट वाला एरिया आता है आज के ऑब्वियसली केरल स्टेट में, या हमारा जो प्रेजेंट में केरल स्टेट है वहाँ पे, तो यहाँ से इस मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे मोपला विद्रोह किस स्टेट से रिलेटेड था? केरल से रिलेटेड था मोपला विद्रोह आपका। ठीक है, इसी तरह फराइजी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ये आपको बताना है कि जो फराइजी आंदोलन हुआ था उसका संबंध किस राज्य से था, सॉरी किस क्षेत्र से था? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल क्षेत्र में किसानों का जो आंदोलन था उसका नाम था क्या? फराइजी आंदोलन। तो आप यहाँ पे लोकेशन याद रख सकते हैं फराइजी आंदोलन के बारे में। कौन से क्षेत्र से था फराइजी आंदोलन? बंगाल क्षेत्र से था, है ना। मोपला की हमने बात करी, यहाँ पे मालाबार क्षेत्र से था, और फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र से था? बंगाल क्षेत्र से था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? है ना, लॉर्ड पर्मस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप याद रखेंगे लॉर्ड पर्मस्टन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। नेक्स्ट इज 1857 की क्रांति में दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था? सो आपको पता है दिल्ली से जो किंग थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, VHJ हम बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर थे। बट इनके सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति थे बख्त खान। याद रखेंगे वक्त खान थे बहादुर शाह जफर के सेनापति, है ना, जिन्होंने क्या किया था? सेना का नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से, या मुगल एम्पायर के अंडर में सेना का नेतृत्व किया था बख्त खान ने। इसके बाद एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उस समय पे जो कह सकते हैं ब्रिटिश कमांडर था उसके द्वारा कहा गया था, जिसका नाम था ह्यूरोज। आप याद रखेंगे ह्यूरोज के द्वारा क्या कहा गया था कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि यही सिर्फ एक मर्द है? बोले 1857 की क्रांति में यही एक सिर्फ मर्द है। ये किसे कहा था? ह्यूरोज ने। तो ये उन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल, है ना, यहाँ पे याद रखेंगे रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, इंडिया में किस स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बैरकपुर की सैनिक छावनी में जो कह सकते हैं हम लोग क्रांति स्टार्ट हुई थी उसे तो दबा दिया गया था मंगल पांडे वाली, बट बाद में बड़े लेवल पे जो स्टार्ट हुई थी बाद में वो थी मेरठ से। सो याद रखेंगे मेरठ इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया के किस स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब ने किस स्थान से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था, नेतृत्व किया था? जैसे कि आपको पता है कई सारे राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों की नीति के कारण बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे और उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया था, है ना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का हमने बात कर लिया अभी झांसी से, है ना, जो बहादुर शाह जफर थे वो दिल्ली से। इसी तरह पूछा गया है कि नाना साहब ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था?
सो याद रखेंगे कानपुर से नाना साहब ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इनको पहले जो पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी गई थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? हमने बताया था हड़प नीति क्या थी, जिसमें यदि किसी भी राज्य की प्राकृतिक संतान नहीं है तो उसके राज्य को भारतीय राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, और ये नीति लागू करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से कौन थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कुंवर सिंह थे। हमने देखा कानपुर से कौन थे, अब भी हमने डिस्कस किया था, नाना साहब थे कानपुर से। ठीक है, दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से भी हमने डिस्कस किया था, कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे, जिनका साथ किसने दिया था? जो बख्त खान थे उन्होंने दिया था। इसी तरह बिहार क्षेत्र से किसने किया था? बिहार क्षेत्र से कुंवर सिंह, बोले बिहार के कुंवर थे, है ना, बिहार क्षेत्र से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। झांसी से लक्ष्मी बाई ने किया था। ठीक है, अवध से बेगम हजरत महल ने किया था, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रख लेंगे। अवध से कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने समरी के फॉर्म में भी डिस्कस किया है, और जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 1857 के रेवोल्यूशन से, उससे भी हमने डिस्कस किया है। बट क्या 1857 की क्रांति में सफलता मिली थी? नो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत तो बड़े लेवल पे हुई थी, बट बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? इसे दबा दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई, ये माना जाता है कि इस क्रांति में कोई प्रॉपर लीडर नहीं था। कई सारे लीडर्स, कई सारे जो कह सकते हैं राजा महाराजा थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई भी संयुक्त होके कलेक्ट होके युद्ध नहीं लड़ रहा था। ठीक है ना, इसके अलावा कोई इस क्रांति का बड़ा लीडर नहीं था। बड़ा लीडर नहीं होने के साथ साथ इसे कोई सुनियोजित तरीके से स्टार्ट नहीं किया गया था, मतलब बिना किसी विचार सलाह मशवरा के इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इसके अलावा कई सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने भारतीयों का साथ ना देके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था तो इसके कारण क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स को भारतीयों के बारे में मदद मिलने से क्या हो रहा था? भारतीयों से मदद मिलने से क्या हो रहा था? ये आसानी से जो उनकी अगेंस्ट में भारतीय किंग होते थे उनको ये डिफीट कर देते थे। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ ये जो विद्रोह था ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चला हुआ था, पूरे देश में ये नहीं चला हुआ था। तो ये कुछ कारण थे जिससे क्या होता है, 1857 की क्रांति का दमन होता है, उसे दबा दिया जाता है। अब इस 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? जो शासन, जो राजा महाराजा जिन्होंने युद्ध किया था, जिन्होंने क्रांति की थी, उसे दबा दिया गया था, उस क्रांति का दमन कर दिया गया था। कुछ राजा महाराजा भारत से नेपाल चले गए थे, कुछ को रंगून जेल में भेज दिया गया था, कुछ को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, कुछ को हैंग कर दिया गया था और कुछ को मार दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है 1857 की क्रांति का? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसके द्वारा एक कानून पास कर दिया जाता है। 1858 ईस्वी में एक अधिनियम ला लिया जाता है, और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी तक इंडिया जो था वो किसके अंडर में आता था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता था, वो अपना यहाँ पे रूल करते थे। बट 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम में क्या हुआ था, ये जो शासन है अब वो ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आ गया था। अब ये शासन किसके पास नहीं था? अब ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था, अब ये शासन किसके पास आ गया था? ब्रिटिश महारानी के पास आ गया था। और इसके लिए यहाँ पे एक पद SOS या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का पद यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मंत्री था, उसको क्या बनाया गया था? भारत में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाया गया था, जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होता था। मतलब भारत में जो भी काम होंगे उसका जवाब इसे कहाँ देना होता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में देना था। ये सारी बात की गई थी 1858
1858 ईस्वी के अधिनियम में, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने हमारे 1857 की क्रांति वाला इस वीडियो के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया है, हमारे जो बक्सर के युद्ध थे, पलासी के युद्ध थे, उनके बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ साथ जो 19 के डिकेड्स के जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं, भगत सिंह, चंद्रगुरु, राजदेव से मिलते जुलते, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून, ये सब भी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। और यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज़ वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके जीके बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।